Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Stronger Ways to Stronger Future। आइए आज हम करेंगे अपने UGC नेट पेपर 1 का जो यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके आज शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं कि क्या है अपना, क्या क्या इसमें आएंगे। ठीक है, ये अपडेटेड सिलेबस है और इसी में से जो है अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन इनमें से बन जाता है। अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन तो इनमें से आते ही आते हैं। देखो आपको यूजीसी नेट क्या कहता है या एनटीए नेट क्या कहता है कि हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ अप डाउन्स रहते हैं। ठीक है, तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो अपना यूनिट है इसमें से अप्रोक्स 3 या 4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है अपना डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग करेंगे, जिस पे 2 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट पे, हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट इशू क्या है, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, जितने भी पोल्यूशंस हैं हम उसका वहाँ वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है पोल्यूशन का अपने ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे जैसे कि अगर मिट्टी से आप देखो भाई एयर पोल्यूशन है तो उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो जो ईयर ड्रम्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर, विंड, ये सारी जितनी भी एनर्जीज हैं, जहाँ जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, वो सारी एनर्जीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेचुरल हैजार्ड्स, जो हैजार्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, और उसके मिटिगेशन। हैजार्ड्स जो होते हैं अपने जो भी खतरा आ रहा है, जैसे कि फ्लड आ गया, अभी जिस तरह बिहार में फ्लड आया हुआ है, ठीक है, या फिर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उत्तराखंड में, तो वो क्या है, वो हैजार्ड्स हैं और उनको बचाने, उनसे बचने का जो कारण है, जो उनसे हम बच सकते हैं, उनसे जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये पढ़ेंगे और इससे थोड़ा सा रिलेट। अब देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये लगभग ना इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको करवाता चलूँगा, हल्का हल्का मैं आपको हिंट दे दूंगा, बट मोस्ट जो मतलब पूरा डिटेल में करेंगे हम इसी यूनिट, इसी पोर्शन पे आगे करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम करेंगे अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, और जो नेक्स्ट वीडियो है अपनी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ बात करी थी कि डेवलपमेंट गोल्स क्या है। ठीक है, अपना अब यहाँ पे आ गया यूएन। यूएन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूएन क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो यूएन क्या है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन क्या है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट आके कुछ ना कुछ डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, अपना न्यूयॉर्क में। ठीक है, और जो अदर इसके जो मेन ऑफिसेज हैं, इसके जो 4 ऑफिसेज हैं वो कहाँ हैं, जेनेवा में, नैरोबी में और वियना में एंड द हेग में। ठीक है, तो ये अपने 4 ऑफिसेज हैं इसके, किसके, यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कहते हैं, बोथ एमडीजीज एंड एसडीजीज। ठीक है, ये किसने है किसने बनाए हैं, यूएन ने बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना 2 वर्ड आएंगे, एक आया यूएन और एक आया यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी। तो पहले देखिए यूएन क्या है। ठीक है, जो एमडीजीज हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, या फिर जो एसडीजीज हैं मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बनाए किसने हैं, पहली बात ये बनाए हैं यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए, पूरी वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए ये गोल्स बनाए गए हैं। ठीक है, मगर देखिए अब इसमें ना अब क्वेश्चन ये भी आता है कि एमडीजीज क्यों बनाए गए और एसडीजीज क्यों बनाए गए। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन तो ये है, जो एमडीजीज था बेसिकली वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। ठीक है, जो एमडीजीज था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। मगर जो एसडीजीज था वो आया था अपने दोनों के लिए, मतलब डेवलपिंग के लिए भी और डेवलप्ड के लिए भी। क्योंकि देखिए अगर आप बात करेंगे डेवलपिंग की या डेवलप्ड की,
या डायरेक्ट बात करो कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो अभी डेवलपिंग हो रही है ना। तो आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे रूल्स लेके चलने पड़ेंगे जो दोनों कंट्रीज पे अप्लाई हो और जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन के पूरे एनवायरनमेंट या पूरे वर्ल्ड पे जो है ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो अपना जो एमडीजीज था ये किसके लिए था? सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एमडीजीज हैं वो उसका मेन फोकस किस पे था, कौन सी कंट्रीज पे था? तो वो किस पे था? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अब देखिए, अब जो एमडीजीज है ना, ये आपको हमेशा हर जगह पढ़ने को मिलेगा 2000 से लेकर 2015 तक। 2000 में बना था, 2015 तक ये हमें पूरे करने थे। मगर क्या हुआ था, इसकी जो हुई थी शुरुआत वो 1990 से था। अब जब भी इंडिकेटर्स होंगे, हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर्स का मतलब है जिनसे हम अपने गोल्स को मेजर करेंगे। ठीक है, जिनसे मेजर करेंगे हम अपने गोल्स को, वो क्या है? अपने इंडिकेटर्स। अब जो अपना बेस ईयर है, एक बेस ईयर होता है ना, जैसे अगर आप 2020 को अगर मेजर करो कि 2020 तक हमने कितने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो उसके पीछे आपके पास कोई बेस ईयर तो होना चाहिए कि हमने यहाँ से शुरू किया था, है ना, कि हमने यहाँ से शुरू किया था या हमने 2001 से शुरू किया था और 2020 तक आते आते हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया या इतना काम कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक बेस ईयर होना जरूरी होता है। तो जो एमडीजीज हैं, एमडीजीज का जो बेस ईयर होगा वो 1990 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, और इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है बेस ईयर पे। बेस ईयर 1990 है, और जो हम वैसे बात करेंगे तो वो क्या है? वो 2000 से 2015 तक का, 2000 से 2015 तक का ये एमडीजीज जो अपने गोल्स थे 15 साल के लिए, लेकिन जो इसका बेस ईयर था वो 1990 था। ठीक है, ये टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड मतलब ये सिर्फ 15 साल के लिए था। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी यूएन की। यूएन क्या है और एमडीजीज के बारे में और एसडीजीज के बारे में हल्का बेसिक ले लिया है, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद पहले बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी एक्चुअल में है क्या? यूएनडीपी की पहली बात फुल फॉर्म क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखिए, गोल्स बनाता कौन था? गोल्स बनाता था यूएन, यूनाइटेड नेशन, और उसे इंप्लीमेंट कराने का काम कौन करेगा? यूएनडीपी। ठीक है, अपन ने बात करी थी ना, दो वर्ड्स आएंगे, यूएन एंड यूएनडीपी। तो यूएन गोल बनाता है और यूएनडीपी उन गोल्स को इंप्लीमेंट करवाते हैं उसकी कंट्रीज में, जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें वो गोल इंप्लीमेंट करवाता है। ठीक है, तो एज अ लीड यूएन डेवलपमेंट एजेंसी, यूएनडीपी इज वेल प्लेस्ड टू हेल्प इंप्लीमेंट दी गोल्स। वो क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? इंप्लीमेंट करने में गोल्स को थ्रू आवर वर्क इन सम 170 कंट्रीज, जिसकी वो 170 कंट्रीज हैं और टेरिटरीज में। ठीक है, तो 170 कंट्रीज और कुछ टेरिटरीज में वो हेल्प कराता है उन गोल्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, चाहे वो एसडीजीज हो चाहे वो एमडीजीज हो। ठीक है, वी सपोर्ट कंट्रीज इन अचीविंग द एसडीजीज थ्रू इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए, आप चाहे बात करिए एसडीजीज की, चाहे बात करिए एमडीजीज की, हम दोनों में पढ़ चुके हैं कि एमडीजीज क्या था? डेवलपिंग नेशंस के लिए था, और जो एसडीजीज क्या हैं वो दोनों नेशंस के लिए था, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो। ठीक है, जब हम काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करेंगे, तो आप कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, है ना। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि आप कोई एक कंट्री, मान लो कि आप सिर्फ इंडिया सिर्फ काम करे और पूरे वर्ल्ड के लिए करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूएस के लिए भी काम करे, चाइना के लिए भी काम करे, जापान के लिए भी करे। ठीक है, तो हर कंट्रीज के लिए करे, एक ही कंट्री, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग एसडीजीज लेके आए थे ताकि सभी के सभी इंटीग्रेट होके काम कर सके, आइसोलेशन में काम ना करें। ठीक है, तो यहां पे ये बात करता है कि इंटीग्रेशन में काम होता है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन निकाला गया था। 2 days complex challenge for stemming the spread of diseases to preventing conflict cannot be tackled neatly in isolation। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर कंट्री उसका वैक्सीन ढूंढ रही है? ये सभी ढूंढ रहे हैं मिलके, सभी ढूंढ रहे हैं ना। ऐसा ही होगा कि जापान भी ढूंढ रही है, ठीक है, यूएस भी ढूंढ रही है, रशिया भी ढूंढ रहा है और इंडिया भी ढूंढ रहा है, सभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है कि इंडिया में जो है वो काढ़ा पी के हो जाता है, ऐसा करके हो जाता है, लेकिन वो सब गलत है। ठीक है, आपको जो है WHO की साइड पे जाओगे तो उनको उस पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कोरोना के लिए। ठीक है, तो अब कोरोना एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, जो बहुत बड़ी डिसीज है, जो
थ्रू आउट दी वर्ल्ड फैल चुकी है, उस पर अगर कोई आइसोलेशन में काम करेगा तो उसे हम संभाल नहीं सकते। तो उसे संभालने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग इंटीग्रेट, पूरा वर्ल्ड मिल के काम करेगा, ठीक है, पूरा वर्ल्ड क्या करेगा, मिल के काम करेगा। जब पूरा वर्ल्ड मिल के काम करेगा तो हम शायद आने वाले कुछ टाइम में कोरोना की जो है वो वैक्सीन ढूंढ भी लें, और ढूंढ तो चुके ही हैं, थोड़ा सा बस उसमें अभी प्रोसेस में है कि वो एक्चुअल में काम कर रही है या नहीं। तो इंटीग्रेटेड होकर जब काम करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दो चीज पढ़ ली है, यूएन क्या है, यूएन का अपने यहाँ पे देख लिया, और यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी का यहाँ पे देख लिया कि यूएनडीपी इंप्लीमेंट कराती है जिसको, जो गोल्स यूएन ने सेट किए थे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए अब अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था क्या। पहली बात देखो, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो है ये टॉपिक हल्का सा आपको मतलब थोड़ा सा पेचीदा सा लगेगा, थोड़ी वीडियो में भी लंबी लगे आपको, मगर उसको ठहरिए देखिए, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में है, आपको डिटेल शायद कोई ना करवाए, ठीक है, ये आपको जल्दी वीडियो वो वैसी ना मिले, ठीक है, बढ़िया मैटर के साथ। तो ये वीडियो पहले आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या, ठीक है, या थे क्या। तो सितंबर 2000 में ना एक मीटिंग हुई थी, जो हुई थी 6 से लेके 8 सितंबर तक। कब हुई थी, 6 से लेके 8 सितंबर तक 2000 में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें 189 कंट्रीज आई थी। उन्होंने एक गैदरिंग करी थी, गैदर टुगेदर, और उस गैदरिंग को क्या कहा गया था, मिलेनियम समिट, ठीक है। उस गैदरिंग को अपन ने क्या कहा था, मिलेनियम समिट, ठीक है। क्या हुआ था, सितंबर 2000 में 6 से लेके 8 सितंबर तक एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 189 कंट्रीज आई थी, उन्होंने वहां पे गैदरिंग करी थी, और उस गैदरिंग को क्या कहा गया था, मिलेनियम समिट, ठीक है। अब देखिए, अब इस मिलेनियम समिट में क्या हुआ था, जितने भी जो 8 सितंबर, देखो यहाँ पे मीटिंग चली थी ना अपना 6 से लेके 8 तक, तो जो लास्ट डे था, लास्ट डे पे क्या हुआ था, जो कंट्रीज थी उन्होंने अप्रूव कर दिया था किसको, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन को। अब यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एक्चुअल में थे क्या, इन्होंने इसमें क्या किया था, इसमें 7 एरियाज में, जो 7 एरियाज थे, इनमें इन्होंने काम किया था। अब इन्होंने काम कैसे किया था, इन्होंने 7-8 चीज़ें देखी थी कि पीस हो, सिक्योरिटी हो, पॉवर्टी को ख़त्म करना, पॉवर्टी इरेडिकेशन करना, ठीक है, या फिर ह्यूमन राइट हो, गुड गवर्नेंस हो, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन हो। तो ये क्या, इस तरह से इन्होंने 7-8 चीज़ों में इन्होंने काम किए था, और देखा था भी क्या क्या होगा, और उस चीज पे सभी कंट्रीज ने साइन किया था। अप्रूवल का यहाँ मतलब क्या है, साइन किया था इन सभी कंट्रीज ने 8 सितंबर 2000 को। उसके बाद जो रिजल्ट निकला था वो क्या निकला था, जो 8 गोल्स, अपने मिलेनियम के 8 गोल्स है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के 8 गोल्स हैं, तो वो 8 गोल्स जो हैं वो इस पूरी मीटिंग का, इस पूरी गाथा का जो है वो रिजल्ट निकला था, ठीक है। तो ये सारा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2000 में 6 से लेकर 8 तक मीटिंग हुई थी, 189 कंट्रीज आई थी, उन्होंने गैदरिंग करी थी, उस गैदरिंग को अपन मिलेनियम समिट कहते हैं। उस मिलेनियम समिट में क्या हुआ था, 8 सितंबर को जाके जब मीटिंग खत्म हुई तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एक बनाया गया था, और उसमें उन्होंने 7 चीज़ों में काम किया था, जिसको उन्होंने पढ़ के देख दुख के उस पर 189 कंट्रीज ने उस पर अपने साइन कर दिए थे, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था, अपना 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअल में थे क्या, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं है क्या। इन सितंबर 2000, ठीक है, इन सितंबर 2000 189 कंट्रीज साइन द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, कि 189 कंट्रीज थी, 6 से लेके 8 सितंबर तक वो मीटिंग करी थी और उन्होंने साइन ही किया था, ठीक है। कमिटिंग देमसेल्व्स टू 8 गोल्स एंड हैव एग्रीड टू ट्राई टू अचीव बाय द ईयर 2015। 2000 में क्या हुआ था, 2000 में ये गोल्स आए थे, और 2015 में इनको पूरा करना था, मतलब अचीव करना था। अगर इसमें ये गोल था कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, मतलब पॉवर्टी को खत्म करना, तो 2000 में हमने ये चीज़ सोची थी, और 2015 में आके हम लोग इसको खत्म करना चाहते थे, कि ये चीज़ सोच चुके थे कि इसका इतना % तो हम लोग खत्म कर ही देंगे, मतलब गरीबी है या जो भुखमरी है, हम इस चीज़ को खत्म कर देंगे 2015 तक, ठीक है। तो उन गोल्स को अचीव करना था 2015 तक। दीज गोल्स केम टू बी नोन एज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इनको, इन गोल्स को क्या कहा गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या फिर MDGs, ठीक है। All MDGs have special targets and indicators।
हर एक एमडीजी का स्पेशल टारगेट था और इंडिकेटर था। ठीक है, तो अब एमडीजीज को डिवाइड कैसे किया गया था, 8 तो एमडीजीज थे, उसमें 18 टारगेट थे और 48 क्या थे, इंडिकेटर्स, 48 इंडिकेटर्स थे। देखिए अब 8 एमडीजीज तो जो थे वो तो अपने को याद करने ही करने हैं, 18 टारगेट और 48 इंडिकेटर्स ये अपने लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब मैंने इतना रखा भी नहीं है चीज़। ठीक है, तो अपने लिए मेन जो है वो है 8 एमडीजीज। ठीक है, क्योंकि ये वो जो 18 टारगेट्स हैं या 48 इंडिकेटर्स ये अपने लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है और ये बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा, तो इतने बड़े क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए रेलेवेंट है भी नहीं। ठीक है, चलिए तो अपने क्या है इसमें बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कितने कितने में ये इसको डिवाइड किया गया था। तो 8 एमडीजीज थे, 8 गोल्स थे अपने, 18 टारगेट्स थे उनके पर्टिकुलर के और 48 इंडिकेटर्स थे। टारगेट अपने जो सेट करे थे, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग उन गोल्स को, उन टारगेट्स को देखेंगे कि ये अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो 2015 तक ये 48 इंडिकेटर्स के थ्रू देखा गया था कि ये अचीव हुए हैं या नहीं हुए। द टारगेट टाइम ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स वाज 15 ईयर्स, जो क्या है 15 ईयर्स का था, 2000 से लेकर 2015 तक। अब देखो मैंने इसमें आपको एक चीज बताई थी कि जो इसका बेसिक जो बेस ईयर रहेगा वो क्या रहेगा 1990, जो लेकिन ये बना कब था ये 2000 में और खत्म कब हुआ 2015 में, लेकिन जो इसका बेस ईयर रहेगा वो रहेगा 1990। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन ये इधर से बना के पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये 2 शक्लें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इसके थ्रू अब ये ट्रिक है, अब आप याद करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी ये लग रहे हैं थोड़े एलियन टाइप, भूत टाइप, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 हैं। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जनरल equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability and develop a global partner for development। ठीक है, देखिए अब मैंने पढ़ दिया, आपने शायद सुन भी लिया, मगर आपको ये ऐसे याद तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है। ठीक है, जो ट्रिक लेके आया हूँ शायद वो आपको अच्छी भी लगे। ठीक है, तो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ना भी लगे तो जरूर करना, ताकि आपको जो है वो अच्छी वीडियोस और मिल सके। ठीक है, जो कमी लगे वो भी बताना। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई भी अगर नई वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या है, ये अपने 8 गोल्स पढ़ लिए। ठीक है, तो इन 8 गोल्स को जो अपने कंप्लीट करना था वो तो 2015 तक करना था, है ना। लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद आए थे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसने रिप्लेस किया था एमडीजीज को, इन सबको रिप्लेस किया था किसमें 2016 में। ठीक है, अब देखो अब अपन एसडीजीज का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जो मेन बात है वो एमडीजीज की है। ठीक है, एसडीजीज अपन नेक्स्ट में देखेंगे, मेन बात अपन करते हैं। ठीक है, एमडीजीज एक्चुअल में है क्या, 8 ये अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। अब इनको याद करने की ट्रिक, अब देखो ये क्या है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक ये लड़का है, एक ये लड़की है। ठीक है, ये क्या, ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, अब ये दोनों भाई बहन हैं। अब ये क्या है, ये ना दोनों मतलब गरीबी में थे, दोनों इनकी फैमिली जो बहुत ज़्यादा गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब इनके पास खाने कुछ नहीं था, मतलब बुरा हाल था। तो क्या हुआ, इस करके ना इस लड़की को बीमारी होगी, और बीमारी होने के कारण ये जो ये लड़की थी वो होगी एक्सपायर। ओहो, क्या हो गया, है ना, एक्सपायर होगी। अब एक्सपायर हो गया, अब तो क्या हुआ, अब ये लड़का जो है रोने लग गया, उसका भाई रोने लग गया, कहता यार ये क्या हो गया, मतलब खाना नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया। अब देखिए, अब आपको ना एक चीज़ बताऊंगा, शायद आपको पता भी हो या ना पता हो, हरियाणा में एक कल्चर है, मतलब बहुत गंदा कल्चर कहूँगा इसे मैं। जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको पेरेंट्स क्या कहते हैं कि इनको जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम ही दो। ठीक है, अगर ज़्यादा फूल फल गई तो क्या होगा, उससे इनकी शादी नहीं होगी या इनको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो ये बड़ी गंदी प्रथा है हरियाणा में कि जब मतलब ठेठ अगर हम लोग जाएं उस साइड की, सोनीपत, पानीपत, रोहतक की साइड, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में लड़कियों के साथ ये होता है कि लड़कियों को जितनी भूख है उससे 2 रोटी कम ही, 1 या 2 रोटी कम ही दी जाती है, ताकि उनको वो ज़्यादा मोटी ना हो पाए। ठीक है, तो उस कारण क्या था, उस कारण ये बीमार हो जाती थी। ठीक है, अब ये मान लो कि हरियाणा की ही मतलब फैमिली के 2 बच्चे थे। अब इनको ना ऐसे ही होता था, अभी लड़के को तो अच्छा थोड़ा खाना मिलता था, मतलब 4 रोटियां मिल जाती थी खाने को,
लेकिन लड़कियों को ना लड़की को थोड़ी 2 रोटी की भूख होती तो उसको 1 ही रोटी देते थे, ठीक है। तो उस कारण क्या हुआ, उससे डिसीज होगी और वो मर गई। अब क्या हुआ, अब देखो पापा ट्रिक इसी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पिक्चर, अब इसको ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब अपने 8 है, पहला क्या, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। इरेडिकेट मतलब खत्म करना, किसको, पॉवर्टी को और हंगर को, ठीक है। गरीबी और भूखमरी को खत्म करना। अब देखो अब क्या हुआ था, वो दोनों के दोनों फैमिली के जो दोनों बच्चे थे वो क्या थे, गरीब भी, एक तो गरीब थे, पहली बात वो गरीब थे, दूसरी बात वो भूखे थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, उस लड़की को खाना नहीं मिल पा रहा था। तो वो क्या हुआ, वहां पे वो मर गई है। अब लड़का रोता रहा। अब लड़के ने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, मतलब इतना ऐसा बहुत कुछ हो गया भाई, मेरी फैमिली से मेरी जो बहन थी इकलौती, ठीक है, वो एक्सपायर हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूं भाई, मेरा तो कोई और है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब उसको बहुत प्यार करता था अपनी बहन को। अब क्या होगा, अब उसने कहा कि यार ये गलत हो रहा है, अब मैं ना बाहर निकलूंगा, अब बहुत हो गया, गरीबी बर्दाश्त बहुत हो गया, मैं ना बाहर निकल के कुछ नया करूंगा। तो उसने क्या हुआ कि सबसे पहले वो गया और उसको ना किसी ने बताया कि आपको ना अगर कुछ करना है तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो लेनी ही चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। पहले क्या हुआ था, इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब वो सारा हो गया उनका खत्म, मतलब मुर्गी जो लड़की थी वो मर गई। उसके भाई जो थोड़ा इंस्पायर हुआ, अब उसने क्या कहा कि आई थिंक इंस्पायर, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, कि उसको थोड़ा झटका लगा कि अब वो सोच रहा कि मैं कुछ करूं। तो उसने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहले ली। अब प्राइमरी एजुकेशन ली तो उसको समझ में आया कि जेंडर इक्वालिटी कितनी ज़्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर जेंडर इक्वालिटी होती तो मेरी बहन मरती ही ना, है ना, क्योंकि उसको भी 2 ही रोटी मिलती और मुझे भी 2 रोटी मिलती है। मुझे जितनी भूख है मेरे को उतनी मिलती, उसको जितनी भूख है उसको उतनी मिलती, ठीक है। तो अगर वो जेंडर इक्वालिटी होती तो ऐसा कभी ना होता, मेरी बहन कभी एक्सपायर ना होती, तो और वहां पे जेंडर इक्वालिटी रहती और एम्पावर वुमेन, मतलब वो जो मेरी बहन है वो एम्पावर रहती, उसमें थोड़ी दम रहता है, वो अपने आप शायद कुछ कर सकती है, लेकिन वो तो पहले ही एक्सपायर होगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना होगा चाइल्ड मोरालिटी। मतलब जैसे मेरी बहन एक्सपायर हुई है, वो लड़का कह रहा है जैसे मेरी बहन एक्सपायर हुई है वैसे किसी और की ना हो, तो उसके लिए मुझे काम करना होगा कि मैं जो भी चाइल्ड, मतलब जो बच्चे मर रहे हैं, चाहे वो भूख की वजह से, चाहे वो गरीबी की वजह से, चाहे वो किसी डिसीज की वजह से, मैं उसको रोकूंगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए क्या करना होगा, जो माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनका जो हेल्थ है वो इंप्रूव करना होगा, ठीक है। अब उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए करना क्या होगा, जितने भी जिस भी तरह की डिसीजेज हैं, चाहे वो HIV एड्स हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो किसी भी तरह की एड्स हो, डिसीज हो, उनको खत्म करना होगा, उनको टोटली खत्म करना होगा, तभी जो बच्चे हैं वो बच पाएंगे, जो माएँ हैं वो बच पाएंगे। क्योंकि भ्रूण में भी जो है बच्चे वो मर जाते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को बचाने के लिए और जो पैदा हो चुके हैं उन बच्चों को बचाने के लिए भी डिसीजेस को खत्म करना होगा। और डिसीजेस को खत्म करने के लिए हमें अच्छे से पेड़ पौधे उगाने होंगे, अपने एनवायरनमेंट को सही करना होगा, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ मैं अकेला काम नहीं कर सकता। अब उसने गुहार लगाई कहाँ, अब वो गया यूनाइटेड नेशंस में। अब वो यूनाइटेड नेशन में गया और उसने कहा कि ऐसी सी बात है, आप ना मेरी हेल्प करो और पूरा वर्ल्ड इस चीज़ के लिए काम करे कि अपना जो है एनवायरनमेंट को मजबूत करा जाए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाया जाए, ताकि सारी डिसीजेज खत्म हो जाए। उससे क्या होगा, डिसीजेज खत्म होने से मैटरनल हेल्थ जो है, जो माओं की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, उससे बच्चे मरेंगे नहीं, और बच्चे मरेंगे नहीं तो फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी किसी से जिसका जो प्यारा है वो जाएगा नहीं जल्दी, मतलब बचपन में ही नहीं मर जाएगा वो, ठीक है। बचपन में नहीं मरेगा, मतलब वो ठीक है एज के बाद मरे वो थोड़ा चलता है, बट बचपन में ही अगर कोई मर जाए तो वो ज़्यादा दुख रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो अब इसने क्या किया, ये सारा का सारा गया कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन ने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के कहा कि ठीक है हम तेरी हेल्प करेंगे। और क्या करेंगे, 8 गोल्स ऐसे सेट करेंगे जिन से तू हो के गुजरा है, उनको हम सही करेंगे और ये काम पूरा करेंगे कब, 2015 तक, ठीक है। तो ये अपनी क्या एक स्टोरी है। क्या हुआ, रिवीजन करते हैं। 2 भाई बहन थे, उनमें से बहन जो होगी वो एक्सपायर होगी, और भाई क्या है फूट के रोने लग गया बेचारा, कहता मेरी बहन एक्सपायर होगी, मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसे रोने लग गया बुरी तरह, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो कहता अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मेरी बहन के साथ तो हो गया, मेरी बहन तो एक्सपायर होगी, लेकिन किसी और का बच्चा, किसी और की बहन, किसी और का भाई एक्सपायर ना हो, उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा। काम क्या करूंगा, प्राइमरी एजुकेशन लूंगा, प्राइमरी एजुकेशन लूंगा। तो उसके बाद जब उसने ली तो उसको पता लगा कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेंडर इक्वालिटी,
ठीक है। तो अब जेंडर इक्वालिटी होगी, अब उससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी से अगर जेंडर इक्वालिटी होगी तो माँ बाप जो हैं वो बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब लड़के को ज़्यादा खाना लड़की को कम खाना ऐसा नहीं करेंगे, टोटल इक्वल रखेंगे, मतलब जेंडर इक्वालिटी रखेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चा नहीं मरेगा जल्दी। और उसको बचाने के लिए अगर कोई और डिसीजेज हैं जो माओं से आ रही हैं, मतलब जो मैटरनल हेल्थ, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके भी बच्चे मर जाते हैं, मतलब पेट में मर जाते हैं या फिर पैदा होने के बाद मरते हैं, तो उनको बचाने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। और उसको काम करने के लिए हमें डिसीजेज जितने भी हैं इस दुनिया में वो सारी खत्म करनी होगी। और वो खत्म करने के लिए हमें एनवायरनमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। और एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें आइसोलेशन में नहीं, हमें ग्लोबल लेवल पे मिल के काम करना होगा, ठीक है। तो ये क्या अपनी एक स्टोरी है जिसके थ्रू आप ये 8 के 8 गोल्स याद कर सकते हैं। अब इस स्टोरी को ना याद करके रखना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के रखना। हम जब कल SDGs करेंगे ना तो इसी में थोड़ा सा चेंज करके वो 17 के 17 गोल्स हम पढ़ लेंगे, ताकि क्या है 2 स्टोरीज ना हो और एक ही स्टोरी के थ्रू आपको 8 ये वाले और 17 वो वाले गोल्स आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये अपनी स्टोरी है, तो इसे याद करो, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।